आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, जो कि 8 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में इसकी परीक्षाएं CBT 1 की आयोजित होंगी। तो उसकी तैयारी के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो जून में अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ है उसमें जितने शिफ्टों में लगभग 46 शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो अगर उसी पेपर को हम अच्छे से तैयार कर लें तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत होगी मैथ में। तो उसी को देखते हुए मैं पर डे एक एक पेपर है जो सॉल्व करा रहा हूँ, बेसिक के साथ भी सॉल्व करा रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए और शॉर्ट ट्रिक वगैरह क्या हम इसमें यूज करके कितने कम से कम समय में आंसर तक पहुँच सकते हैं, वो सारे तरीके मैं वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पेपर है वो 6 जून 2025 को ये पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेक्षणों आपको दिया है 28, 31, 40, 63, 57, 37, 34 और 70 और 99 का समांतर माध्य कितना होगा। तो देखिए समांतर माध्य क्या होता है कि सभी पदों का आप योग निकालें और उसमें पदों की संख्या से अगर हम भाग दे दें तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, समांतर माध्य। यानी इन सब का योग निकाल लें और जितने भी पद हैं तो पद कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 पद हैं। तो 9 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो जोड़ लेते हैं। तो देखिए 99 में इस 31 का 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे 30 बचेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। प्लस जो हो जा रहा है उसको कट कर देते हैं। अब क्या बचेगा, तो देखिए इसे 70 में 40 जोड़ेंगे तो 7 4 11, यानी कि 110 हो जाएगा। तो इन दोनों को भी हटा देते हैं। अब देखिए इसे 63 में 57 जोड़ेंगे तो 6 5 11 हो जाएगा, 1 12, यानी कि 120 हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा, तो इन दोनों को भी हटा देंगे। अब आपके पास बचा 37, 34 और 28। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 30 और 30 60 हो जाएगा, और 60 और 20 80 हो जाएगा। 80 में क्या जोड़ेंगे, तो 7 और 4 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, तो 19, यानी कि 90 और प्लस 9, यानी कि 99 हो जाएगा। इन्हें सबको जोड़ लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा। 9 2 11, 12, 12 और 3 15 को 5, 1 कैरी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी कि 459। इसमें 9 से भाग करेंगे तो 9 पचे 45 और 9 कमे 9, यानी कि 51 क्या हो जाएगा, इसका समांतर माध्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो एक तो ये तरीका है। एक और तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि अपने मन से आप मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू मान लीजिए कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि 50। अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालूँ तो सारे ऑप्शन जो है वो 50 के आसपास हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि 50 इसका क्या है, समांतर माध्य है। तो सारे वैल्यू को हम चेक कर लेंगे कि 50 से कितना अधिक है या कितना कम है। उसके बाद से नेट चेंज निकाल के जितना प्लस में आएगा या माइनस में आएगा 9 से भाग देने के बाद से, तो प्लस में आएगा तो इसमें जोड़ देंगे और माइनस में आएगा तो इसमें से घटा देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक ये भी तरीका है, बाकी मैंने बेसिक से बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस सबसे बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सके। तो देखिए मैं इस शेप को बना के दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये घन है, ठीक है, 3D में बना देता हूँ। तो इस घन से क्या कर रहा है, तो 8 सेंटीमीटर का इसका ये घन है, किनारा मतलब साइड है। इससे मान लीजिए कि ये कुछ ऐसे शंकु काटा जाता है। तो शंकु जो भी कटेगा तो इसकी जो यहाँ से अगर हम ध्यान दें तो इसकी जो व्यास होगा वो कितना होगा, तो इसकी साइड के बराबर हो जाएगा, यानी कि डी कितना हो जाएगा, तो 8 के बराबर हो जाएगा। तो अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी, यानी कि 4 हो जाएगी। और जो ऊंचाई होगा वो भी क्या होगा, इसके किनारे की लंबाई के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ, बाकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टूड हो जाएंगे। सीधे फार्मूले पर रख देते हैं। तो हम पता है कि शंकु का आयतन कितना होता है, तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू कितनी है, तो 8 है। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए नीचे तो 21 आएगा क्योंकि 21 किसी से कटेगा नहीं। ऊपर देख लेते हैं कितना आएगा। तो देखिए 4 चौको 16 हो जाएगा और 16 में 22 का गुणा करेंगे तो 16 दूना के 32 और 16 दूना के 32 और 3 कितना हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। और इसमें 8 का गुणा कर लेंगे। 8 दूना के 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 पचे 40, 41 4 हो जाएगा। 8 3 24 हो जाएगा और 24 और 4 कितना हो जाएगा तो 28 हो जाएगा। यानी कि ये और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। हम चेक कर लेते हैं कि ये किस में आ रहा है। तो देखिए 1 में 7 का गुणा करेंगे तो 7, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, लास्ट में 6 आना चाहिए तो ये नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 यानी कि 0 आएगा तो ये भी नहीं होगा। 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 6 इसके इकाई के अंक पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। तो देखिए ये जो 729 है आपका क्या है तो ये 9 का क्यूब है। तो इसको क्या लिख देंगे 9 का क्यूब और इसके घाते कितना हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा तो ये आपका क्या है तो 2 के घाते 16 का क्या है ये वैल्यू है। ये इसके घाते कितना हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। और प्लस हो जाएगा ये जो है ये 18 का क्यूब है। तो ये 18 के घाते कितना हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब है तो क्यूब लिख देता हूँ मैं। अब ये क्या है तो ये 42 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट इसमें से हट जाएगा तो 42 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 6 से 6 कट जाएगा यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा। प्लस ये 2 के घाते 16 यानी कि 2 के घाते 4 बचेगा। 2 के घाते 4 का मतलब 16 होगा और प्लस यहाँ पे 18 बचेगा और प्लस 42 बचेगा। इन सब को जोड़ लेते हैं तो 3 और 6 9 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा यानी कि लास्ट में 9 आना चाहिए। लास्ट में 9 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कोई छात्र ऐसा है जिसको ये सारी वैल्यू पता ही नहीं है, वो कैसे करेगा तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। तो 729 तो आसान वैल्यू है, इसमें आपको पता ही होगा। तो इसकी 3 वैल्यू तो आ गई, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम देख लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर 20 के घाते अगर 4 करेंगे तो 20 के घाते 4 का मतलब कितना हो जाएगा तो 20 का 4 बार गुणा। तो 4 बार गुणा मतलब 4 तो 0 इसके साथ होगा ही और 2 के घाते 4 का मतलब कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। यानी अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 1,60,000 हो जाएगा और वैल्यू हमारी 65,536 है। यानी कि 20 से अधिक तो नहीं इसकी वैल्यू होगी। मैं मान लेता हूं कि इसकी वैल्यू 20 है। तो देखिए 3 पहले की हो गई, 20 इसकी हो गई। अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूँ। अब इसको अगर मैं करूं तो 20 अगर इसको भी मानता हूं तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 8,000 हो जाएगा। ये भी 8,000 से कम है यानी कि इसको भी अप्रोक्सीमेट में 20 मान लेता हूं। और ये वाली जो वैल्यू है इसको अगर 40 मानता हूं तो 40 की वैल्यू होती है 4 चौको 16 यानी कि 1600 होती है। ये 1700 है तो 40 से अधिक है तो मैं अप्रोक्सीमेट में इसको 40 ही मान लेता हूँ। इन सब को अगर जोड़ेंगे तो 40 40 80 और 3 83 होगा। यानी जो भी आंसर आएगा वो 83 से थोड़ा सा कम ही आएगा। और ऑप्शन पे देखें तो ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर हैं। तो 65 तो बहुत दूर है तो 83 के करीब 79 ही है। तो इस तरीके से भी अप्रोक्सीमेशन यूज करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट आंसर मैं बता दिया हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन में और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले 4 दिन तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा है तो 25 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है तो ये 18 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम हम निकाल देते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो चूंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा तो 25 × 18 हो जाएगा। 25 से भाग करेंगे तो ये 18 बार चला जाएगा और अगर 18 से भाग करेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी ए की एफिशिएंसी 18 आ गई और बी की कितनी आ गई 25 आ गई। वापस क्वेश्चन पे आते हैं तो ए अकेले 4 दिन तक कार्य करता है। ए की एफिशिएंसी है 18 तो 4 दिन में कितना काम कर देगा तो 18 × 4 काम कर देगा। तो बचा काम कितना होगा तो टोटल काम है 25 × 18। 18 × 4 ए कर देता है तो बचा काम ये होगा। इन दोनों में 18 मुझे कॉमन दिख रहा है तो 18 कॉमन ले लूँगा। 25 में से 4 घटाऊंगा तो 21 हो जाएगा। यानी इतना काम अब बचा है।
अब ये कराना किससे है, तो इसको हमें बी से कराना है। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, तो 25 है, तो 25 से क्या करेंगे, हम इसमें भाग दे देंगे। तो नीचे 25 आना चाहिए, तो नीचे 25 इसमें है और इसमें है, इसका मतलब ये और ये वाले आंसर तो नहीं होंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 18 में 1 का गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 दुना के 36 और 1 कितना हो जाएगा 37। 25 से भाग करेंगे तो 25 से कम में 25 हो जाएगा, या यूनिट डिजिट से भी चेक कर लेते हैं। तो 5 पचे 25 और 3 28, यानी कि लास्ट में 8 आ रहा है। यहाँ पे 5 छः 30 और 3 आ रहा है, तो 8 सिर्फ और सिर्फ इसमें आ रहा है। तो हमें इसको बदलने की ज़रूरत भी नहीं है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा यूनिट डिजिट से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x और 272 के बीच मध्यानुपात 68 है तो x का मान कितना होता है। तो मध्यानुपात का मतलब क्या होता है कि अगर a और b है, इसका मध्यानुपाती c है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रूट a इंटू बी ये किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा, यानी कि रूट ए बी मध्यानुपाती होता है। तो इसी फॉर्मूले पे अगर हम रख देंगे तो कह रहा है कि x और 272 इसका मध्यानुपाती कितना है, तो 68 है। रूट हटा देंगे तो x गुणे 272 ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 68 गुणे 68 के बराबर हो जाएगा। अब हम यूनिट डिजिट से चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये 2 है, इसका गुणा करेंगे तो 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64, यानी कि 4 आना चाहिए। तो 2 में किस चीज़ का गुणा करेंगे कि 4 आएगा। तो 9 का गुणा करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 5 का गुणा करेंगे तो भी नहीं आएगा, 6 का गुणा करेंगे तो भी नहीं, यानी कि 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ रहा है। इकाई के स्थान पे इसका मतलब 17x की वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 प्रेक्षणों का जो औसत है वो 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पे गलती से 33 पढ़ लिया गया, तो सही औसत कितना होगा। तो देखिए पढ़ना चाहिए था 50, लेकिन गलती से 33 पढ़ दिया, इसका मतलब कम पढ़ा है। तो कितना कम पढ़ा है, तो 50 में से हम क्या करेंगे 33 घटा देंगे। तो 50 में से 33 घटाएंगे तो 17 कम पढ़ दिया है। अब ये 17 कम पढ़ा है तो 17 को क्या करना पड़ेगा, सब में बांटना पड़ेगा। और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 में 17 बांटेंगे तो 1.7 सब में आएगा, क्योंकि इसमें 10 से भाग दे देंगे। तो 1.7 सबको जब मिलेगा तो जो पहले औसत 40 था वो बढ़ के 1.7 कितना हो जाएगा, तो 41.7 हो जाएगा। और यही सही औसत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC जो है वो AD के समांतर है तथा AC जो है वो CD के बराबर है। यदि कोण ABC 69 यानी 69 अंश है तथा कोण BAC 23 अंश है, तो कोण ACD का माप कितना होगा डिग्री में, ये आपको बताना है। तो मैं चित्र बना के पहले समझा देता हूँ। इसमें कह रहा है कि BC जो है, यानी कि ये BC जो है वो किसके समांतर है, तो AD के समांतर है, यानी कि A और ये D लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो इसके समांतर है, तो इसको मिला देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से ट्रेपेजियम बनेगा। आगे कह रहा है कि कोण ABC कितना है, तो 69। तो ABC यानी ये जो एंगल है वो कितना है, तो 69 है। आगे कह रहा है कि BAC, तो BAC यानी कि अगर इसको इससे मिला देते हैं तो ये वाला एंगल कितना है, तो 23 अंश है। और दिया है कि AC जो है वो CD के बराबर है। तो AC जो है वो किसके बराबर है, तो CD यानी इसके क्या है, बराबर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कोण ACD की माप, तो ACD यानी इस कोण की माप आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस त्रिभुज में दो भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो त्रिभुज का ये रूल है कि एक ही त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये जो कोण होगा वो इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर इस त्रिभुज में देखें तो देखिए ये 23 दिया है, ये 69 दिया है, तो इस कोण का मान हम निकाल सकते हैं। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, तो 23 प्लस 69 ये किस में से घट जाएगा, तो 180 में से इसको हम घटा देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, 6 2 8 और एक 9 हो जाएगा। यानी 180 में से अगर हम 92 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा, तो 8, यहाँ पे 17 में से ये 9 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 88 क्या हो जाएगा, वो इस कोण की माप हो जाएगी। अब हम पता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, समांतर हैं। मैं पेन चेंज करके समझा देता हूँ।
कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में समांतर हैं। तो ये जो एंगल होगा वो इस जो एंगल अभी निकाला है इसके बराबर होगा, यानी कि ये 88 अंश होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा, 88 अंश होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 88 का 2 गुना अगर हम करेंगे, 2 के 176 होता है, यानी इस कोण की माप कितनी हो जाएगी, 4 अंश हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ये सिर्फ चित्र बनाने में थोड़ा समय लग गया, बाकी अगर आप इसको करेंगे तो आसान ही है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजी है, बेसिक ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 7/8 है तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इंटू कितना हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है कितना होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। इंटू क्या हो जाएगा, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, तो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे एक कॉट थीटा है, तो स्क्वायर से एक कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। और कॉट थीटा होता क्या है, तो ये 1/tan थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा की वैल्यू दिया कितना है, तो 7/8। इसका उल्टा करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 8/7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है। तो अज्ञात संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो देखिए करने का इसका बेसिक तरीका ये है कि अज्ञात संख्या आप x मान लीजिए, उसका 3 गुना कर दीजिए। अगर उसमें से 24 अगर हम घटाते हैं तो अंतर कितना होगा, तो 258 के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 3 से भाग करेंगे तो ये 8 बार चला जाएगा। ये 3 से 3 8 24, 1 18, 3 6 के 18 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा, तो 86 में 8 जोड़ेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। और 94 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि आप रिवर्स में आने की कोशिश करिए कि 24 घटाने के बाद से 258 हो रहा है, तो इसमें क्या करिए, 24 जोड़ दीजिए। तो 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा, 5 2 7 1 8, यानी कि 2 हो जाएगा, 282 हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, 3 से गुणा किया जा रहा है, तो आप 3 से क्या करें, भाग देंगे। तो 3 से भाग करेंगे तो 3 9 27, 1 12, 3 चौको 12 हो जाएगा, यानी कि 94। इस तरीके से भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जैसे ही ये बोल रहा है इसके रिवर्स में आप आते चलिए। यानी कि अगर अंतर कहेगा तो आप जोड़ दीजिए, गुणा करने के लिए कह रहा है तो आप भाग दीजिए, तो आपका आंसर इस तरीके से भी आपका निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x बराबर 4 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान कितना होगा। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूँगा। तो 4 का क्यूब कर देते हैं, प्लस 3 × 4 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। और इसमें 12 जोड़ेंगे तो 76 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x, y और z ने क्रमशः 6:59:41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ अर्जित किया तो y और z के हिस्से के बीच का कितना अंतर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जो धनराशि निवेश कर रहे हैं वो किस अनुपात में निवेश कर रहे हैं, तो 6:59 किस में, तो 41 में निवेश कर रहे हैं। और वर्ष के अंत में जो भी लाभ होगा तो जिस अनुपात में उन्होंने राशि निवेश की है उसी अनुपात में इनको लाभ में मिलेगा। तो टोटल अगर मैं मान लेता हूँ कि इसी अनुपात में अगर उसको लाभ मिल रहा है, यही वैल्यू है, तो टोटल लाभ इस अनुसार कितना हो जाएगा, तो इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 में 6 जोड़ेंगे यानी कि 106 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 3180, ये 106 की वैल्यू दिया है। आपसे पूछ कह रहा है कि y और z के हिस्से के बीच का अंतर। तो y का 59 है, z का 41 है, अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अगर 106 की वैल्यू 318 है
इसके साथ 0, तो इसमें 106 से भाग करके और 18 की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो निकाल लेते हैं हम। तो देखिए अगर हम यूनिट डिजिट से भी चेक करें तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में 0 आएगा और 6 में किस चीज़ का गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो सिर्फ 0 लास्ट में होना चाहिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में ही 0 है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी उस तरीके से भी आपका आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि 106 का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 318 हो जाएगा, यानी कि ये 30 हो जाएगा। और 18 यहाँ कितना होता है 54, यानी कि 540। इस तरीके से भी आपका आंसर 540 ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपकी x-13, x-26 और x है, तो इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू अगर हम देखें तो x है, बाकी इसमें से 26 घटाया गया, इसमें से 13 घटाया गया है। तो समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब x जो है वो कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, तो लंब का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 हो जाएगा, और माइनस 13 दूना के 26x हो जाएगा, और प्लस ये यहाँ से इसका भी स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 676 होता है, माइनस 26 दूना के 52 इंटू x हो जाएगा। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हम निकाल देते हैं, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, यानी ये फिर से द्विघात समीकरण बनेगा कि x स्क्वायर और 52 में अगर हम 26 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 8 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि 78, यानी कि ये माइनस 78x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 9 और 6 15 को 5 हो जाएगा, 7 6 13, 1 14 को 4 हो जाएगा, 6 1 7 और 1 8 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 0 के। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देते हैं, 845 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 5 से कट करेंगे तो 5 3 34, 6 4 45, 5 9 45 हो जाएगा। 13 से कर लेते हैं तो ये 13 बार चला जाएगा, तो देखिए 13 पचे 65, 65 में 13 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 13 और 65 आ जाएगी x की वैल्यू। मैं द्विघात समीकरण सॉल्व करने की ट्रिक बता चुका हूँ, इसी चैनल पे मैंने सेपरेट वीडियो द्विघात समीकरण से रिलेटेड अपलोड की है। अगर आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना अगर अच्छे तरीके से नहीं आता है तो आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इस वजह से लिख दिया क्योंकि इसका जब फैक्टर करेंगे तो 13 और 65 होगा, चूँकि माइनस में है बराबर के उधर चला जाएगा तो ये प्लस 13 हो जाएगा प्लस 65। लास्ट स्टेप क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे भाग देते हैं, तो चूँकि यहाँ पे 1 है तो 1 से भाग देने के बाद से चेंज नहीं आएगा। अब देखिए x की 2 पॉसिबिलिटी हो गई, तो जैसे इसमें 13 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, यानी कि 13 हम नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ से x का मान 65 हो जाएगा। तो ये तो आपका हाइपोटेनियस हो गया, तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है तो 1/2 आधार क्या हो जाएगा, तो 65 में से 13 घटाएंगे तो 52 हो जाएगा, और 65 में से 26 घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 39 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 1 12 6, यानी कि 26 दूना के 52, यानी कि लास्ट में 9 और 6, 9 6 के 54, लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में 4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में है, तो 1014 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब 22, 26, 19 और 21 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त जो संख्याएं हैं वो समानुपात में हो जाती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें y का मान कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं पिछली वाली कक्षा में करा चुका हूँ कि 22, 26, 19 और 21 है, तो इनके बीच का हम अंतर निकाल देते हैं, तो 22 और 4 26 हो जाएगा, और 19 और 2 21 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। अब इस 1 का इस 22 में गुणा करते हैं, 2 का इस 19 में, तो ये हो जाएगा 22 और माइनस 19 दूना के कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या करते हैं कि इन दोनों के अंतर से भाग कर देंगे, तो 2 और 1 का अंतर 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, तो माइनस का 16 आएगा, क्योंकि 38 में से 22 अगर हम घटाएंगे तो माइनस का 16 आएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -16 हो जाएगी। तो बस इसमें रख देंगे, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा,
तो -16 और गुणे 2 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। तो -64 और -64 में अगर 8 जोड़ देते हैं तो -72 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा -16 हो जाएगा, और इंटू 72 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 144 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 144 का 12 हो जाएगा, यानी 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 48 क्या हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। चूँकि y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इसीलिए हमने प्लस में 48 लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि वह 24,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। तो 40% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 60% बचाता होगा। तो इस 60% की वैल्यू कितनी है आपको, तो 24,000 दिया है, तो यहाँ से आप 10% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 से भाग करेंगे तो 4,000 हो जाएगी। आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है तो 10 से गुणा कर देंगे दोनों साइड, तो 40,000 क्या हो जाएगा, उसकी आय हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहली 10 अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। कितनी हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद से क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। ये 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो सबके लास्ट में क्या है, तो अलग अलग है, तो बस चेक कर लेते हैं। तो 9 3 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, तो 21 7 28 हो जाएगा, 28 28 और 3 कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा, 32 32 और 7 कितना 39, 5 44, 44 3 47, और 47 और 2 49, यानी कि लास्ट में 0.9 आना चाहिए। लास्ट में 0.9 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, क्योंकि 10 से भाग करेंगे औसत निकालने के बाद इसको जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें 10 से भाग करेंगे, तो चूँकि 9 कभी भी 10 से विभाजित नहीं हो सकता है, यानी कि 0.9 लास्ट में आएगा, और 0.9 लास्ट में ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 मीटर और लंबाई 154 मीटर है। तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो कह रहा है वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी होगी। तो हमें पता है कि आयताकार मैदान है तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ये किसके बराबर है, तो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकाल देंगे। तो आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 169 गुणे 154 हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे हम, तो 22 से भाग करेंगे, 7 का इधर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 11 का में 11 यानी कि 14 बार चला जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 2 सते 14 हो जाएगा, यानी यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 169 गुणे 7 गुणे 7, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 13, 7 गुणे 7 का तो 7 हो जाएगा। यानी से परिधि पूछ रहा है, यानी कि 2 पाई आर पूछ रहा है, वैल्यू रख देंगे। 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 13 गुणे 7 है। 7 से 7 कट जाएगा। अब 13 दूना के 26, 26 दूना के कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। 52 में 11 का गुणा कर देंगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए, लास्ट में 2 ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो आपको बताता हूँ कि सॉल्व करते समय हमेशा ऑप्शन पे एक नज़र ज़रूर देखा करिए, और ऑप्शन पे अगर देखेंगे तो आप बहुत समय अपना बचा सकते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। जब हमें ऑप्शन 4 दिए हैं हमारी मदद के लिए तो हम उसको देख के एग्जैक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि यदि 17,700 को 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा। तो 17,700 है, चूँकि 2 साल का अंतर आपको निकालना है तो एक बार 4% निकालिए
और दूसरी बार बस इसका 4% निकाल दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो निकाल देते हैं। तो देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब चूंकि ऑप्शन भी आपके अलग अलग हैं तो निकाल लेते हैं। तो 4 चौको 16 हो जाएगा, यानी कि 177, और इसमें 16 का गुणा करेंगे और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 112 हो जाएगा, यानी 11 कैरी हो जाएगा। 16 सत्ते 112, 112 में 11 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 0.32 आना चाहिए, क्योंकि 100 से भाग देंगे तो लास्ट में 0.32 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य जो है वो 3100 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित है। इसे अंकित मूल्य पर 12% की छूट पे बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत नेट चेंज वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो 25% अधिक अंकित किया तो 25, 12% की छूट दे रहा है तो -12, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 गुणे 12 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो 25 में से 12 घटाएंगे तो ये 13 हो जाएगा। 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3 बार चला जाएगा, यानी कि 13 में से 3 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक जो मूल्य है उसका 2 गुना है, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो हर शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो भी प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, तो SP माइनस CP के बराबर होता है, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य अगर हम घटा देंगे तो हमें लाभ मिलता है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि विक्रय मूल्य जो प्रारंभिक मूल्य का अगर दोगुना हो जाता है, यानी कि अब SP क्या हो जाता है, तो 2SP हो जाता है, CP पहले जैसा रहता है, तो अब जो लाभ हो रहा है वो 11 गुना बढ़ जाता है, यानी कि 11P हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि इसको बराबर करने के लिए 11 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 11 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 11 SP हो जाएगा और माइनस 11 CP हो जाएगा। अब चूंकि ये भी 11 है, ये भी 11 है, यानी कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इनडायरेक्टली इसके बराबर हो जाएगी। तो बराबर करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 SP, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 10 CP के बराबर हो जाएगा। यहाँ से SP और CP का रेशियो हम निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10/9 हो जाएगा, यानी कि 9 रुपये की वस्तु खरीद के 10 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे, तो 9 पे। तो प्रतिशत में करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, तो 100/9, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% के बराबर होता है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। 40% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। तो देखिए पर नींबू की कीमत कितना होगी खरीदने वाले में, तो 1/7 रुपये में खरीद रहा है। मैं मान रहा हूँ कि 1 रुपये में अगर वो X बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1/X हो जाएगा। चूँकि 40% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से अधिक है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य कितना है, तो 1/7 है, इंटू 100 को उधर ही लेके चले जाएंगे, तो बराबर किसके है, तो 40% का लाभ हो रहा है, तो 40 के बराबर। तो यहाँ से 1/x, 100 को यहाँ से हटा के डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। 5 का इधर गुणा करेंगे तो ये 5/x हो जाएगा, माइनस 5/7 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो ये 2/7 के बराबर हो जाएगा। इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 5/x किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से तो 5 2 7 यानी 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 5। इसका मतलब वो 1 रुपये में 5 नींबू बेच रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे हुए टैंक को 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए मान लीजिए ये जो पाइप है वो 21 मिनट में भर सकती है, और खाली करने वाली जो पाइप है B है, जो कि 24 मिनट में खाली कर सकती है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा,
तो 8 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से ए की इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 8, और बी की इफिशियंसी कितनी निकल के आ जाएगी, तो 7 निकल के आ जाएगी। अब चूंकि दोनों को एक साथ अगर खोला जाता है तो इसकी इफिशियंसी 8 प्लस में है, इसकी माइनस में है, तो जोड़ेंगे तो नेट इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी, क्योंकि 8 में से 7 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस एक इफिशियंसी से इस जो टोटल क्षमता है इसके कितने भाग को बनना है, तो 1/4, तो 1/4 इसका हम निकाल देंगे। तो 8 गुणे 3 गुणे 7, इसका 1/4 मतलब 1/4 हो जाएगा। 4 दूना के 8 हो जाएगा, 2 3 6, 6 में 7 का गुणा करेंगे तो 42 को एक एफिशिएंसी भरने में कितना समय लगेगा, तो 42 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 52.7 और 65 है। तो पूछ रहा है कि आंकड़ा समुच्चय का माध्य कितना होगा। तो मैं फार्मूला बता चुका हूँ कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। बस इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो बहुलक कितना दिया है, तो 52.7 दिया है। माध्यिका कितनी दिया है, तो 65 दिया है, तो 3 गुणे 65 हो जाएगा। और माइनस माध्य कितना दिया है, तो 2 गुणे x, इसकी वैल्यू हमें निकालना है माध्य की। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 65 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 6 3 18 के 19, यानी कि 195 हो जाएगा। ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी इसमें से 52.7 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 142.3 किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 2x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 7 14, 1 हो जाएगा, और ये 1 5, यानी तो 71.2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि उत्तर को 1 दशमलव स्थान तक, तो ये 5 है, तो अप्रोक्सीमेट में इस 1 को क्या करेंगे, हम 2 कर लेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है कि इसका मान किसके बराबर होगा। अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है वही वैल्यू है, बस दशमलव इधर उधर है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 0.1 में जब 0.1 का हम गुणा करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0.01 आता है। ये मैं समझा दे रहा हूँ कि जैसे देखिए, इसमें एक स्थान पे दशमलव है, इसमें एक स्थान पे दशमलव है, तो जो आंसर आएगा उसमें 0.2 स्थान पे होगा। तो उसी तरीके से देखिए, यहाँ पे 0.1 स्थान पे है, यहाँ पे भी 1 स्थान पे है, यहाँ पे 4 स्थान पे है, यानी कि जो आंसर होगा उसमें 0.6 स्थान पे होगा। तो देख लेते हैं किस में 6 स्थान पे होगा। तो 4 और 3 7, ये अधिक हो जा रहा है तो ये नहीं होगा। ये आपका 4 हो जाएगा, 4 2 6, 2 8, ये भी 6 से अधिक हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। ये आपका 2 3 4 हो रहा है, ये भी कम हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 6 स्थान पे दशमलव है, बिल्कुल रूल को फॉलो कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सचिन का वेतन पहले 16% घटाया जाता है और बाद में 10% बढ़ाया जाता है, तो उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। तो मैं इसको 2 तरीके से करना बताया है, सिखाया भी है। मैं यहाँ पे दोनों तरीके नहीं बताऊँगा, सिर्फ एक तरीका बताऊँगा कि नेट चेंज वाला फार्मूला लगा देंगे। घटाया जा रहा है इसका मतलब माइनस करेंगे, बढ़ाया जा रहा है इसका मतलब प्लस करेंगे, प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 गुणे 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 में से 10 घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 1.6 हो जाएगा, क्योंकि 16 में 10 से भाग करेंगे, दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7.6 हो जाएगा। यानी माइनस कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें कमी आ रही है। तो कितने की कमी आ रही है, तो 7.6% की कमी आ रही है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 350 की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। तो राशि कितनी है, तो 350 की राशि है, रेट कितना है, तो 20% है, समय कितना है, तो 1.5 वर्ष के लिए है, तो डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, फार्मूले पे मैंने रख दिया है। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा आपका, 35 दूना के 70 होता है, 70 में 1.5 का गुणा करेंगे तो 15 सत्ते
105 होता है और ये 0 होगा तो एक स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो 105 ही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसमें 7 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 91 से भाग करेंगे 0 में तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। तो क्या बचेगा, सिर्फ 127 बचेगा, तो 127 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विशाल नाव से धारा के विपरीत दिशा में 48 घंटे में 184 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे इसी दूरी के लिए धारा की दिशा में 12 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल कितनी होगी। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं इस चैनल पे बता चुका हूँ टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से, कि अगर दूरी आपकी फिक्स होती है, चूँकि जाने और आने में सेम डिस्टेंस तय कर रहा है, तो दूरी अगर फिक्स है तो जो इसके टाइम का रेशियो होगा अपोजिट इसके स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, पहले कितना समय ले रहा है, तो 48 समय ले रहा है, तो अब कितना समय ले रहा है, तो 12 समय ले रहा है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा टाइम का। तो अगर इसको T1 अगर इसको T2 मानता हूँ तो 12 चौक 48 यानी कि 4 रेशियो 1 ले रहा है। इसका मतलब अब इसके द्वारा जो स्पीड का यहाँ से रेशियो आ जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो 1:4 हो जाएगा, ये स्पीड का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक की वैल्यू निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि 184 किलोमीटर को 48 घंटे में तय करता है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 184/48 हो जाएगी। इसको 4 से कट कर लेते हैं, तो 4 चौको 16, 2 24, 4 से 24 और ये 4 और 4 दूना के 8 हो जाएगा। 2 से कट कर लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 23/6 इस एक की वैल्यू है। तो इस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 23/6 और इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये इस 4 की वैल्यू हो जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि धारा की चाल कितनी होगी, तो ये इनडायरेक्टली विपरीत दिशा, कहने का मतलब क्या है कि x माइनस वाई है। अगर x नाव की स्पीड है और y धारा की स्पीड है, तो ये विपरीत दिशा में स्पीड है और ये धारा के अनुकूल है, यानी कि x प्लस वाई है। तो यहाँ से धारा की अगर हमें निकालनी है स्पीड, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए माइनस करेंगे तो ये y प्लस हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि y और y 2y हो जाएगा। इस 2y की वैल्यू किसके हो जाएगी, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3/2 हो जाएगी। तो इसे 3/2 की वैल्यू हमें निकालना है। तो अभी हमने 1 की वैल्यू कितनी निकाली है, तो 23/6 निकाली है, तो 3/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 23/6 और क्या हो जाएगा, इसमें 3/2 का गुणा कर देंगे, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी कि 23/4 हो जाएगा। भाग करेंगे तो 4 × 20 हो जाएगा और 3 दशमलव बढ़ाएंगे 30, 4 × 7 = 28, 2 20, 4 × 5 = 20, यानी कि 5.75 क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा धारा की स्पीड हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। यहाँ से इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4m² + 6m + 2 = 0 के मूल क्या होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर ये द्विघात समीकरण है, अगर इसके मूल में मान लेता हूँ कि अल्फ़ा और बीटा है, तो क्या होता है, मूलों का योगफल होता है -b/a होता है, यानी कि जो 4 है और मूलों का गुणनफल कितना होता है, तो ये होता है c/a, यानी कि 2/4 हो जाएगा, यानी इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में रख के कि अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी दोनों का गुणा करने के बाद से 1/2 किस में आ रहा है। तो चूँकि ये माइनस है, ये प्लस है, 1/2 नहीं आएगा, तो ये गलत है। ये आपका प्लस है, इसमें 1/2 आ रहा है, तो ये हो सकता है। इसमें भी आपका 1/2 नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें भी 1/2 आ रहा है, यानी कि ये दोनों आपके आंसर हो सकते हैं। अब देखिए, दोनों को जोड़ने के बाद से -6/4 आना चाहिए, तो जब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन इस हिसाब से बचा कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसको सिंप्लीफाई करें तो -3/2 आना चाहिए। तो सिर्फ 2 वाले ऑप्शन को अगर हम जोड़ेंगे तो -3/2 आएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा कि आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जैसे 4m² + 6m
और प्लस 2 बराबर 0 है, तो सब में 2 एक फैक्टर दिख रहा है, तो 2 हटा दीजिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2m² और प्लस 2 से करेंगे तो ये 3m हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर किसका हो जाएगा 0, इंटू क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो अब दो चीज़ों का गुणनफल अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो ये 2 तो कभी 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब इसके अंदर वाली वैल्यू 0 होगी। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, तो 2 कैसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे 3 के बराबर हो जाए, तो 2 और 1 हो जाएगा। तो चूंकि प्लस में है तो ये प्लस 2 और प्लस 1 हो जाएगा। ये बराबर के इधर है तो बराबर के उधर जाएगा तो -2 और -1 हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या करते हैं कि ये जो m² या x² का कोफिशिएंट होता है उससे भाग देते हैं। तो 2 से क्या करेंगे, दोनों में भाग करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा। यही उस द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो द्विघात समीकरण सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो सारी ट्रिक मैंने एक वीडियो में बताई है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। उसको देखने के बाद से शायद ही आपको द्विघात समीकरण में दिक्कत हो, आप सिर्फ क्वेश्चन को देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको गुणनखंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनोज के पास 200 लीटर तेल ए और 274 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेल से इस प्रकार भरा जाता है, प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही हो। तो कह रहा है कि सभी कंटेनर पूरी तरीके से अगर भरे होते हैं तो मनोज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में कितना होगा ये बताना है, ताकि मनोज के पास जो मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल हैं इन कंटेनरों में डाला जा सके। इसका मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है कि जो आपको 200 है और 274 है, इसका बस क्या निकाल दीजिए, इसका HCF निकाल दीजिए। इनडायरेक्टली बस यही कह रहा है। तो इसका HCF आप तो या तो फैक्टर निकाल के कर सकते हैं या तो आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इन दोनों का डिफरेंस 74 होगा, तो जो भी आंसर आएगा वो 74 को पूरी तरीके से विभाजित करेगा। तो देखिए 8 आपका 74 को विभाजित नहीं करता है, 10 भी आपका 74 को विभाजित नहीं करेगा, 3 भी नहीं करेगा, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, 2, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होगी। तो देखिए 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है उसको। अब कह रहा है कि अगर इस दूरी का 2/3, तो टोटल दूरी है 387, 2/3 दूरी तय कर लिया है, तो बचेगा क्या, तो 1/3 दूरी बचेगा। तो हम निकाल लेते हैं कितना बचा होगा। तो 3 से कट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 27, 3 9 27, यानी 129 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची है। और इसको कितने समय में तय करना है, तो 2/3 भाग 5/7 समय में तय कर रहा है। तो अब कितना समय बचा होगा, तो 5/7 समय अगर यूज हो गया है तो 2/7 समय बचा होगा। तो 21 का 2/7 निकालेंगे तो 7 × 21 यानी कि 3 दूना के 6 आ जाएगा, यानी कि 129/6 क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, और सिर्फ आगे 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो 21.5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 जून 2025 को RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक करिए, और अपना कारण और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि मैं क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इस वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।